जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करा है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के फेवर में। और ये सर्कुलर लिखा गया है सभी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, ताकि पेंशनर्स को पेंशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा इस सर्कुलर के। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का एक और लेटर जारी। जी हां दोस्तों, 4 अप्रैल 2025 का एक रिवाइज लेटर जारी करा गया है ईसीएचएस डिपार्टमेंट के द्वारा सभी ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए। तो दोस्तों एक लेटर है काफी महत्वपूर्ण, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने जवाब दिया है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, सवाल पूछा गया था संसद में पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री से कि नोशनल इंक्रीमेंट का क्या कोई आदेश पारित करा गया है भारत सरकार के द्वारा या फिर आपके द्वारा। तो दोस्तों मंत्री जी ने कुछ जवाब दिया है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पिछले 7 सालों में से अब सबसे कम डीएडीआर में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, पिछले 7 सालों के आंकड़े आप उठा के देखें डीएडीआर के और अब के आंकड़े देखें तो सबसे कम बढ़ोतरी अब की बार भारत सरकार के द्वारा, वो भी डीएडीआर में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। और आगे जो आंकड़े आएंगे एआई सेपेन के, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है जिसका असर डीएडीआर पे पड़ेगा। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही विषय है जिन पर मैं चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला सर्कुलर सभी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के लिए। 1 अप्रैल का सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला है 1 अप्रैल को। और दोस्तों ये लिखा गया है सभी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, जहां से पेंशनर्स को पेंशन प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो बैंक हो या फिर सीपीपीसी हो। अब क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं आपके फेवर में, ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट है डीआर या फिर डीए के आदेशों पर तुरंत कार्रवाई की जाए बैंकों द्वारा या फिर सीपीपीसी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि जो बैंक है, सीपीपीसी है, वो कई बार सही टाइम पर एरियर नहीं देती डीएडीआर का, यानी जो आदेश है भारत सरकार का उसे अप्लाई नहीं करती, काफी लेट अप्लाई करती है। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो लेट लतीफी ना करे एरियर देने में डीए का या फिर डीआर का। आपने देखा होगा कि कई बार आपको डीएडीआर का एरियर कई बार लेट मिलता है। जो भारत सरकार आदेश निकालती है डीएडीआर का, उसका आदेश पालन नहीं होता पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा। तो दोस्तों इस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो लेट लतीफी नहीं करेगी डीएडीआर का एरियर देने में। डायरेक्टली अगर भारत सरकार आदेश निकालती है तो दोस्तों इस आदेश का तुरंत पालन किया जाए, ऑर्डर का वेट ना किया जाए कि आरबीआई ऑर्डर देगा तब एरियर दिया जाएगा पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को। तो दोस्तों यह आदेश दिया गया है सर्कुलर में कि जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो अपने आप इंटरनेट से गवर्नमेंट के ऑर्डर निकाले और उस पर कार्रवाई करे और उसके बेस पर पेंशनर्स को एरियर दे डीएडीआर का। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो वेट करती है, इंतजार करती है कि आरबीआई के थ्रू कोई ऑर्डर आएगा तब हम उसका भुगतान करेंगे। इससे पेंशनर्स को काफी देरी से एरियर मिलता है या फिर पेंशन का भुगतान मिलता है। दोस्तों आरबीआई ने यह साफ कर दिया कि हमारे लेटर का वेट ना करें। अगर गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है अपनी वेबसाइट पे तो तुरंत आप उस ऑर्डर को वहां से निकालें और तुरंत पेंशनर्स पर अप्लाई करें। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों अब आपको बहुत जल्द डीएडीआर का एरियर मिला करेगा, यानी जो भी भारत सरकार आदेश निकालती है उसका पालन पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी तुरंत करेगी। अब आरबीआई के जो आदेश है उसका इंतजार पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी नहीं करेगी। अगर एक बार सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया तो वो ऑर्डर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी
खुद निकालेगी इंटरनेट से और फिर वो अप्लाई करेगी आप पर। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। पेंशन में देरी होने पर 8% ब्याज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, पेंशनर्स को ठीक टाइम पर पेंशन नहीं मिलती। कई बार पेंशनर्स को किस्त चुकानी होती है या फिर पेंशन से अपना घर बार चलाना होता है, तो पेंशनर्स को काफी दिक्कतें होती हैं अगर ठीक टाइम पे पेंशन नहीं मिलती। तो दोस्तों इस सर्कुलर में साफ आदेश दिया है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को कि अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पेंशनर की पेंशन ठीक टाइम पे नहीं देती तो उसके बाद पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को 8% इंटरेस्ट देना होगा, यानी मुआवजा राशि देनी होगी पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, अब ठीक टाइम पर पेंशन नहीं मिलती तो कई बार पेंशनर्स को नुकसान तो होता है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी 8% का ब्याज देगी पेंशनर्स को। यह भी दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, घर बैठे धन निकालने की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे पेंशनर्स होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती या फिर कई बार पैरों में दर्द होता है या फिर उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो दोस्तों घर बैठे ही उन्हें पैसा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी सुविधाएं लागू करी है आरबीआई ने, और वो भी बैंकों के नाम, यानी घर बैठे ही आप पैसा निकाल सकते हैं बैंक से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कुछ सत्यापन होगा, आपका सत्यापन किया जाएगा और उसके बेस पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके फेवर में वो पैसा निकालेगा आप ही के खाते से और वो आपको देगा, तो आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कई बार आप साइन नहीं कर पाते, आपकी उंगलियां काम नहीं करती बीमारी के कारण, तो दोस्तों कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसके बेस पर आपको घर बैठे ही धन प्राप्त हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कई बार बैंक या फिर जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो कहती है कि भैया आप नया खाता खोलो, वाइफ से बोलती है, स्पाउस को बोलती है, तभी हम आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट करेंगे। बल्कि रूल ऐसा नहीं कहता, रूल कहता है कि अगर ज्वाइंट खाता है पति के साथ, जिन पति की मृत्यु हो गई है, तो फिर अलग से नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है। जिनकी पेंशन लगनी है उन्हीं का नाम उस खाते से जुड़ा होना चाहिए, ज्वाइंट होना चाहिए, तो फिर फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आरबीआई का ये रूल है कि अलग से कोई नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंक या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ज्यादा जोर लगाती है, परेशान करती है कि भैया आप नया खाता खोलो तभी हम पेंशन डालेंगे। अब ऐसा नहीं है, ज्वाइंट खाता है आपका तो डायरेक्टली उसी खाते में आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, उसी में आपका पैसा आएगा। तो अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो डायरेक्टली दोस्तों आप इस सर्कुलर को दिखा सकते हैं, चाहे वाइफ हो या फिर स्पाउस हो या फिर खुद पेंशनर्स हो, अगर पेंशन देरी से मिल रही है या फिर पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है। यह सर्कुलर सभी के लिए, इस सर्कुलर को आप मेरे से ले लीजिएगा। तो दोस्तों फैमिली पेंशन टाइम पर शुरू होगी और नया खाता खोलने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, बैंक के प्रत्येक जोन में 1-2 नोडल अधिकारी होंगे ताकि पेंशनर से जो जुड़ी हुई समस्या है पेंशन की वो सुलझाई जा सके। तो हर एक बैंक में या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी में 1-2 नोडल अधिकारी होंगे और वो देखेंगे कि सही टाइम पर पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान किया जा रहा या नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट में नोडल अधिकारी होना बहुत जरूरी है ताकि पेंशनर की समस्याएं सुनी जाए और उनका हल किया जाए। तो दोस्तों पेंशन आपकी लेट नहीं होगी, अगर पेंशन लेट होती है तो 8% इंटरेस्ट रेट देना होगा बैंक को या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण सर्कुलर है सभी पेंशनर्स के फेवर में, फैमिली पेंशनर्स के फेवर में। आप इस सर्कुलर को अपने पास रख लीजिए। अगर कोई सही से बात नहीं करता या फिर पेंशन में आपको परेशान करता है देने से, तो दोस्तों आप इस सर्कुलर का हवाला दीजिए और आप अपना हक लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का एक और लेटर जारी 4 अप्रैल 2025 का। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है ईसीएचएस ने पहले अपने कुछ लेटर निकाले थे जिसमें बताया जा रहा था कि जो ईसीएचएस कार्ड है उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए ईसीएचएस बेनिफिशियरी को पॉलीक्लिनिक आकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा और उसे अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक और लेटर निकला है
जिसमें दोस्तों पुराने लेटर को स्थगित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने लेटर थे अब वो मान्य नहीं होंगे जब तक कि कोई नया ऑर्डर नहीं आता। तो इसका मतलब है कि अब आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो घोषणा पत्र है उसे अब देने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अब इस पे स्थगन आदेश पारित कर दिया। तो दोस्तों अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नया ऑर्डर आएगा तो इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। हालांकि दोस्तों अगर ये बहुत पहले ही निकाल देते तो कई बार ईसीएचएस बेनिफिशियरी परेशान नहीं होते। अब इससे पहले जो ऑर्डर निकाले थे अब उसमें कई ईसीएचएस बेनिफिशियरी पॉलीक्लिनिक चले गए। अब इतनी दूर है पॉलीक्लिनिक तो दिक्कत तो हुई ना। यानी सबसे पहले कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए और जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो फिर उसे बंद कर दिया जाए। यह भी कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है ईसीएचएस बेनिफिशियरी को। भैया जब ऑर्डर लागू नहीं करना था तो फिर ऑर्डर निकाला क्यों? क्यों कहा गया कि सत्यापित करना जरूरी है और फिर बाद में आपने सस्पेंड वाला ऑर्डर भी निकाल दिया, सस्पेंशन का। कहीं ना कहीं परेशान तो किया जाता है ना। तो दोस्तों अब आपको जानने की जरूरत नहीं है, कोई नया ऑर्डर आएगा तो आगे बताएंगे। चलते अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट पर सरकार से मांगा जवाब 3 अप्रैल को। जी हां दोस्तों, एक सांसद थे जिन्होंने पूछा सवाल पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री से। उनसे पूछा क्या सरकार ने आदेश पारित किया है नोशनल इंक्रीमेंट पे? कोई आदेश पारित किया है जिसके बेस पर जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिले, या फिर जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिले? अब दोस्तों सरकार ने बताया, जो पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री है उन्होंने बताया जी हाँ, इस पे हमने ऑर्डर निकाला है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 6 सितंबर का, उसी को लागू करा गया और उसके बेस पर भारत सरकार ने डीओपीटी ने 14 अक्टूबर का एक ऑर्डर जारी करा है जिसमें थर्ड पार्टी को, जो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों भारत सरकार ने माना कि हमने ऑर्डर निकाला है। अब दोस्तों इन्होंने तो कह दिया कि ऑर्डर निकाला गया है, आदेश निकाला गया, लेकिन क्या इन आदेशों का पालन हो रहा है डिपार्टमेंट द्वारा, पीओआर द्वारा, रिकॉर्ड द्वारा, या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा? ऑर्डर तो निकाले जाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता। अब मंत्री जी बता रहे हैं कि हमने ऑर्डर निकाल दिया नोशनल इंक्रीमेंट देने का और उसके बेस पर पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब दोस्तों इन्होंने लेटर बता दिए कि इसके तहत नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब मैं सवाल कर रहा हूं इनसे, क्या नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है? क्योंकि पेंशनर्स तो आवेदन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए, लेकिन क्या इस लेटर के आधार पे नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है? हमारा डिपार्टमेंट तो दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सच्चे इंसान हैं, हम कार्रवाई करते हैं, हम पेंशनर्स को परेशान नहीं करते हैं। इस लेटर के तहत हम नोशनल इंक्रीमेंट दे रहे हैं और अभी जो एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 20 फरवरी का, उसके तहत भी हम नोशनल इंक्रीमेंट दे रहे हैं। लेकिन क्या जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे कि डिफेंस पेंशनर्स के, जैसे पीओआर हो गया, रिकॉर्ड हो गया, क्या वो नोशनल इंक्रीमेंट दे रहा है? सीजीडीए, सीडीए, क्या वो नोशनल इंक्रीमेंट दे रहा है इन लेटरों के आधार पे या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बेस पर? नहीं दे रहा। पीओआर कहता है कि अभी कोई फाइनल आदेश नहीं आया, अभी हम नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, जब फाइनल आदेश आएगा तो हम नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। भैया ये 14 अक्टूबर का ये आदेश ही तो है, आदेश ही तो है जिसमें लिखा है कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए थर्ड पार्टी पेंशनर्स को जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, और जिन्होंने कोर्ट केस किया है तो उस तारीख के अनुसार उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। और अभी 20 फरवरी का जो ऑर्डर आया उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। और जब से अगर किसी ने कोर्ट में आवेदन दिया है तो उसकी डेट से पिछले 3 साल का एरियर दिया जाए, और जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको बेनिफिट दिया जाए 1 मई 2023 से। साफ साफ लिखा हुआ है। तब भी पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा और ये बता रहे हैं कि ये आदेश जारी हो चुके हैं, इसके बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब मिल कहां रहा है? कार्रवाई तो कर रहे हैं पेंशनर्स, दिया कहां जा रहा है? और वो भी आप ही के डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है। ये मेरा सवाल है इनसे। खाली आदेश गिनाना या फिर आदेश जारी करना यही सब कुछ नहीं होता, उस आदेश का पालन करवाना, उसका बेनिफिट देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये अपील कर रहा हूं इन्हीं से
कि जो ये आदेश निकाला गया है 14 अक्टूबर का, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाए, पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। हालांकि अभी एक और फाइनल आदेश आना बाकी है डीओपीटी का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 20 फरवरी का, उसी पर एक फाइनल आदेश आना बाकी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले पेंशनर्स को परेशान ना किया जाए। जी हाँ दोस्तों, वो जो ऑर्डर आएगा वो तो आएगा, उसके बेस पर तो मिलना ही है, लेकिन अगर उससे पहले पेंशनर कार्रवाई कर रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए तो उसका फायदा दिया जाए। हमारा डिपार्टमेंट दे रहा है नोशनल इंक्रीमेंट, जैसा मैंने आपको बताया। लगभग 4 से 5-6 पेंशनर्स हैं जिनको हमने नोशनल इंक्रीमेंट दिया है, सिर्फ पेंशन बढ़ाई है, बाकी ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट में बढ़ोतरी नहीं करी, जैसे कि आदेश है। तो आप कार्रवाई करें नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं बचती है इन चीजों से, जवाब दे देती है, इन्हें पता नहीं रहता कि हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ बता दिया, बाकी वो लागू हो या ना हो उससे इनको कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप नीचे जरूर कमेंट करेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। पिछले 7 सालों में से अब सबसे कम डीएडीआर में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पिछले 7 सालों में से अब सबसे कम बढ़ोतरी हुई है डीएडीआर में। और किस वजह से? क्योंकि एआईसीपीएन के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत कमी आ रही है। मुद्रास्फीति की जो दर है वो बहुत कम हो गई है सरकारी आंकड़ों में। अगर हम ऑफलाइन जाते हैं, बाहर जाते हैं, तब महंगाई बहुत ज्यादा है, तब हमें पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है दामों पर। लेकिन जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं इसमें महंगाई आ ही नहीं रही है, महंगाई ज्यादा जा ही नहीं रही है सरकारी आंकड़ों में, जिसका असर डीएडीआर पे पड़ रहा है। सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो रही है। और अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, अगर हम 1-1-16 से देखें तो 4% से ऊपर डीएडीआर आपका गए नहीं है। 4% से ऊपर आपका डीए गए ही नहीं है, या तो 3% या फिर 4%, 3%, 4%, और अब तो 2% हो गया। तो दोस्तों ये सब दिक्कतें हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं सही होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ऐसे ही आंकड़ों में कमी आती गई तो फिर आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, या तो 2% या फिर 3%। और अभी 2 से 3 महीने के और आंकड़े आना बाकी हैं जून तक। अगर ऐसी कमी आई आंकड़ों में, महंगाई में, तो फिर आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों सरकारी आंकड़ों में कमी आ रही है, जो एआईसीपीएन के आंकड़े आ रहे हैं महंगाई के, उसमें सरकार कह रही है कि महंगाई बहुत कम है, इसलिए हम आपको ये आंकड़े दे रहे हैं, और उसी का असर डीएडीआर पे पड़ रहा है, ऐसा सरकार बता रही है आंकड़ों में। और बल्कि महंगाई कहीं और जा रही है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है बाहर। दोनों में कितना डिफरेंस है, अंदर महंगाई आ रही है बहुत कम और बाहर महंगाई आ रही है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये सब कहानी है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको समझाई हैं, आई होप सारी जानकारी आप सही से समझ होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।